नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है कि डेली रात 8 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो उसी क्लास के माध्यम से आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था की टोटल आपको 350 यानी कि 350 क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ। आपका वीडियो 1 से 1.5 घंटे का भी हो सकता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके ऊपर एग्जाम में आ जाए। भारत की अर्थव्यवस्था से बिल्कुल आपसे वादा करता हूँ, लगभग 41 एपीडी में 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आने वाले के चांसेज है। यदि आप एसएससी जीडी, असम राइफल, एसएसबी हेड कांस्टेबल, एसएसबी ट्रेड्समैन की तैयारी करते हैं, तो भी ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को पूरा देखें और यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर तो जरूर करेंगे, कमेंट फिर करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन में डाउट हो उस पर कमेंट कर दीजिए। आपका भाई आपका सॉल्यूशन के लिए तैयार है। तो चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले आपका भाई एक मोटिवेशन कोट सुना चाहता है कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इसी के बीच में शुरुआत करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की। रुपए का सर्वप्रथम अनुमूलन कब हुआ? ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? तो 20 सितंबर 1949 को हुआ। कब हुआ? 20 सितंबर 1949 को आपका रुपए का अनुमूलन हुआ। दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ? दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ? तो दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ 6 जून 1966, यानी कि 6 जून 1966 को। कब हुआ? 1966 को। रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ? तो रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन 1 जुलाई 1991 को हुआ। कब हुआ? 1 जुलाई 1991 को हुआ। कब हुआ? 1 जुलाई 1991 को हुआ। कब हुआ आपका? 1 जुलाई 1991 को हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों के साथ भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खातों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नॉनेस्ट्रो अकाउंट्स। का क्या कहते हैं? नॉनेस्ट्रो अकाउंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉनेस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है? तो भारत की मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक पर की जाती है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो? भाई आपको फास्ट पढ़ाऊंगा तभी 350 क्वेश्चन हो पाएंगे, यानी 350 क्वेश्चन हो पाएंगे। ऐसे नहीं होते भाई। 1 घंटे में आपके बड़े बड़े यूट्यूबर आपको मात्र 10 से 20 क्वेश्चन कराते हैं, आपका भाई आपको 350 क्वेश्चन करा रहा है। बहुत बड़ी बात है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थिति में मुद्रा का मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुएं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है, तो मुद्रा क्या होता है? बताओ क्या होता है? तो मुद्रा का संकुचन या अवस्फीति होती है। क्या होती है? अवस्फीति होती है। अवस्फीति होती है। मुद्रास्फीति का दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने के लिए क्या कहते हैं? मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। सकल घरेलू यानी कि सकल घरेलू यानी जीडीपी, जीडीपी में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो 13.67% हिस्सा कृषि एवं जीडीपी का है। ठीक है ना। आपका 1950 से 1951 में भारत ने सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान कितना था? तो 1950 से 1951 में सकल घरेलू उत्पादन कृषि का योगदान आपका 52.2 था। कितना था? 52.2 था। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? रबी की फसलों की बुआई आपकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में की जाती है। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर में की जाती है। और आपके खरीफ की फसल को कब काटा जाता है? तो खरीफ की फसल को आपको लगभग अक्टूबर नवंबर में ही काटा जाता है। अब खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? तो खरीफ की फसल की बुआई आपकी जून जुलाई में की जाती है। तो खरीफ की फसल में कौन कौन से आते हैं? खरीफ की फसल में बताना चाहूँगा बाजरा, मूंग, मोट आदि आते हैं। और आपके रबी की फसल में आते हैं गेहूँ,
जवार ये आपके रबी की फसल में आते हैं। चना वगैरह ये सब है ना रबी की फसल में आते हैं। आपको बता रहा है रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती है, बता दिया मैंने। खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है, खरीफ की फसलों की कौन कौन से आते हैं, तो जवार बाजरा मक्का मूंगफली तिल ये सबसे पहले बता दिया मैंने। अब जायद की फसल कब पैदा की जाती है, तो जायद की फसल आपके मार्च से जुलाई के मध्य होती है। जायद की फसल कब होती है, मार्च से जुलाई के मध्य होती है। जायद की फसलों कौन कौन सी है, तो जायद की फसल आपकी तरबूज खरबूज ककड़ी पशुचारा आपकी जायद की फसल है। ठीक है ना। व्यापारिक एवं नकदी फसलें कौन कौन सी होती है, तो व्यापारिक एवं नकदी फसलें कपास गन्ना तिलहन चाय जूट और तंबाकू ये सब होते हैं। ठीक है ना। आपका भारत में सर्वाधिक मात्रा में गन्ना का उत्पादन खाद्यान्न में उत्पादन होता है, तो बताओ किसका होता है, चावल का होता है। और सबसे ज्यादा खाए क्या जाते हैं भारत में, चावल ही खाए जाते हैं भाई। ठीक है ना। देश में कृषकों के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, तो नाइट्रोजन उर्वरकों का सबसे सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन आपके यूरिया में पाया जाता है 46%। किस में पाया जाता है, 46% यूरिया में। विश्व में मसालों में सबसे बड़ी उत्पादक एवं उपभोक्ता के निर्यातक होने का गौरव किस देश को, विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता एवं निर्यातक होने का गौरव किसे प्राप्त है, तो भारत को प्राप्त है। किसे प्राप्त है, भारत को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 20, रबड़ के उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान है, तो रबड़ के उत्पादन में भारत आपका चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन, रबड़ में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है, रबड़ प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में विश्व में स्थान आपका पहला स्थान है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पहला स्थान है। हरित क्रांति किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई, तो गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई हरित क्रांति में। ठीक है ना। अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज भारत में में कौन सा स्थान रखता है, तो अंगूर के प्रति हेक्टेयर उपज में भारत विश्व में पहला स्थान रखता है। ठीक है ना। मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती है, तो मोटे अनाज के अंतर्गत ज्वार बाजरा रागी मक्का और जौ आती है। कौन सी आती है, जौ आती है। कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स का उपयोग किस दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है। कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स का उपयोग दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है। ठीक है ना। काली चाय विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है, इंडिया है भाई। और सबसे ज़्यादा आपके इंडिया में ही चाय पी जाती है। ठीक है ना। पी कहाँ जाती है, इंडिया में पी जाती है। भारत विश्व का दूध उत्पादन कौन सा स्थान है, दूध उत्पादन में भारत पहला स्थान है। और कौन सा राज्य है भाई, कौन सा राज्य बताऊँ, उत्तर प्रदेश राज्य है दूध उत्पादन में सबसे अधिक। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत में कौन सा स्थान है, तो कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत में दूसरा स्थान है। ध्यान रखना, कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो कुल पशुओं की दृष्टि से सब पहला देश आपका ब्राजील है। ब्राजील है। अंडों के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो अंडों के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है। विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश ही भारत ही है भाई। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 1970 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम किस के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, ऑपरेशन फ्लड के कार्यक्रम में आपके दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। ऑपरेशन फ्लड के कार्यक्रम का सूत्रधार कौन थे, तो डॉक्टर वाणिज्य कुरियन। कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन थे, वर्गीज कुरियन थे। विश्व के समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो विश्व के समुद्री मत्स्य उत्पादन में छठा स्थान है। कौन सा स्थान है, छठा स्थान है। विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है, तो विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन भारत का आपका दूसरा स्थान है। ठीक है ना। मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पकड़ी जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में मोती देने वाली मछलियाँ पाई जाती है। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पकड़ी जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में आपकी मोती देने वाली मछलियाँ पकड़ी जाती है। सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती है, तो सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ आपके गुजरात राज्य में पकड़ी जाती है। ठीक है ना। ताजे पानी की सर्वाधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है, ताजे पानी में सर्वाधिक मछली किस पानी में, पश्चिम बंगाल में पकड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन याद रखना, कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आता है, तो पश्चिम बंगाल कुल मछली उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति आपके दूध से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन से संबंधित है। भाई ये दोनों क्रांतियां याद रखना, ये दोनों क्रांतियां बहुत बार पूछी जाती है, दोनों क्रांतियां याद रखना भाई। विश्व की सबसे पहली बैंक किस बैंक का स्थापना की गई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान।
विश्व के सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई? 1770 में। ये ध्यान रखो भाई, भारत में सबसे पहले, सॉरी भाई, बैंक ऑफ बंगला की स्थापना कब हुई? बैंक ऑफ बंगला की स्थापना 1806 में हुई। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगला आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना की गई? तो आपका इपिरसेन बैंक ऑफ इंडिया, इपिरसियल बैंक ऑफ इंडिया। इपिरसेन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होगी? 1921 में आपके इपिरसेन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इपिरसेन बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इपिरसेन बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण आपका 1955 में किया गया। ठीक है ना। इपिरसेन बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम क्या है, क्या दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई, एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई दिया गया भाई, एसबीआई दिया गया। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई? इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में की गई। कब की गई? 1862 में की गई। भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? भारतीय द्वारा संचालित अवध कॉमर्शियल बैंक था। अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। ठीक है ना। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई? अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में की गई। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में की गई। पूर्ण रूपेण भारत का पहला बैंक का कौन सा था? तो पूर्ण रूपेण भारत का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। पहले पूर्ण रूपेण भारत का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। एक बात बताऊं क्या, ज़्यादातर जो पुराने फौजी होते हैं ना, उन सब के खाते आपके पंजाब नेशनल बैंक में मिलते हैं आपको। इसीलिए भारत का पहला बैंक पूर्ण रूपेण, जो पूर्ण रूपेण यानी पहले भारत अपने आप को अपना बैंक पंजाब नेशनल बैंक को मानता था। ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य कब करना शुरू किया? 1 अप्रैल 1935 में। भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित कब किया गया? भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 को किया गया। कब किया गया? 1949 को किया गया। 6 बड़े व्यापारी व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1980 को। क्यों किया गया? 1980 को किया गया भाई। भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक को क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंकों की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक को क्या कहते हैं? तो अनुसूचित बैंक कहते हैं। किसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई। नरसिम्हा समिति, नरसिम्हा समिति। देश का पहला तेरता एटीएम खां स्थापित किया गया कोच्चि में। तेरता एटीएम खां स्थापित किया गया। ध्यान रखना। बैंकों द्वारा ग्राहकों की शिकायत के निदान करने तो बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की? 14 जून 1995 को लागू की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए के लिए भी भारतीय बैंकों के रूप में कार्य किया? 30 जून 1948 को। 30 जून 1948 को। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते? 4 गवर्नर के एक गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते। ठीक है ना। रिजर्व बैंक का अधिनियम किस मूल्य वर्ग तक बैंक के नोट जारी कर सकता है? 10,000 रुपये, 10,000 रुपये तक। ठीक है ना। रिजर्व बैंक अधिनियम किस मूल्य वर्ग तक सिक्के जारी कर सकता है? 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का। रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 3 फरवरी 1995 को। उस दर को क्या कहेंगे जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी एवं अनुमोदित हुंडियों के जमानत के लिए आधार पर देश के वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है? तो बैंक दर कहेंगे, उससे क्या कहेंगे? बैंक दर कहेंगे। प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अपनी जमा एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद के रूप में रखना अनिवार्य है। उसे क्या कहते हैं? नगद आश्रित अनुपात, नगद आश्रित अनुमान, नगद आश्रित अनुपात। ठीक है ना। राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना 22 दिसंबर 1977 को की गई। कब की गई राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना? 22 दिसंबर 1977 को। भारतीय राष्ट्रीय गारंटी अधिनियम स्थापना कब की गई? भारतीय ऋण गारंटी अधिनियम आपके 1971 में की गई। 1971 में की गई। भारतीय ऋण गारंटी निगम के नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी अधिनियम कब किया गया? तो 1978 में किया गया। 1978 में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की बचत बैंक खाते के पर ब्याज द्वारा विनियमों का कब समापन कर दिया गया? 25 सितंबर 2011 को। 25 सितंबर 2011 को। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से बैंक का वर्तमान में कितने कितने हैं? तो 5 है आपके बैंक का। सहयोगी बैंक आपके 5 है। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से? स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर, जो आपका भारतीय स्टेट बैंक बन चुका भैया। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर।
ठीक है ना। भारतीय स्टेट बैंक को किन सहयोगी बैंकों उसमें विलय कर दिया गया? बैंक ऑफ सौराष्ट्र एवं स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में, ठीक है ना। नेशनल इलेक्ट्रोसिन फंड ट्रांसफर्ड के देश में कब शुरू किया गया? अक्टूबर 2005 में, अक्टूबर 2005 में। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब की गई? 1994 में। कब की गई? 1994 में की गई। भारतीय डिपॉजिटर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर लिमिटेड यानी एनएसडीएल की स्थापना कब की गई? एनएसडीएल की स्थापना 8 अक्टूबर 1996 में की गई। देश की दूसरी डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड यानी CDSL की स्थापना कब की गई? फरवरी 1998 में की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहला नाम क्या था? बॉम्बे द नेगेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। क्या था? द नेगेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेक्शन कब शुरू किया गया? 1987, 1986, 87 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक कितने शेयर के मूल्य पर आधारित है? 30 शेयर पर। भारतीय प्रतिभूति अधिनियम बोर्ड की स्थापना कब की गई? 12 अप्रैल 1988 को की गई। 12 अप्रैल 1988 को की गई। सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब प्रदान किया गया? सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा 1992 को प्रदान किया गया। कब किया गया? 1992 को प्रदान किया गया। आपका भारतीय मुद्रा रुपए प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार कब करेगी? 15 जुलाई 2010 को करेगी। भारतीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार कब करेगी? 15 जुलाई 2010 को करेगी। डाक सामग्री, डाक टिकट, जुडिशियल एवं नॉन जुडिशियल स्टाम्प, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के चेक, बॉन्ड, NCA, किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासवर्ड, सुरक्षा दस्तावेज एवं प्राइमरी नोट कहाँ छापे जाते हैं? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में छापे जाते हैं। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक रोड, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? नासिक रोड, महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान से सुनना भाई, 5, 10, 50, 100, 500 तथा 1000 और 2000 रुपये के बैंक नोट कहाँ छापे जाते हैं? करेंसी नोट फ्रेंच का नासिक रोड पर छापे जाते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। सरकारी टकशाला किन शहरों में? सरकारी टकशाला मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। याद रखना। छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना आपकी 1980 में समाप्त कर दी गई थी। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना किस सरकार के समय सबसे पहले समापन कर दिया गया? तो कांग्रेस सरकार द्वारा। याद रखना, कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि की निश्चित की गई थी 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना किस पर विशेष बल दिया गया था? तो गरीब निवारण एवं रोजगार सृजन पर। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने का मानक व्यक्ति वर्ष अपनाया गया? तो छठी में। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, TRYESM, DWACRA, RLEGP किस योजना में लागू किया गया? छठी योजना में। किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया था? छठी के रूप में। कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई? छठी योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में। किस योजना में 15 वर्ष से दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई? तो छठी में बनाएगी। किस योजना को प्रोफेशन एवं प्लानिंग कहा जाता है? तो छठी योजना को कहा जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1986 से 91 में। सातवीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आधुनिकीकरण। कौन सी योजना उदारीकरण अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल आधारित है? तो छठी में। आठवीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1992 से 97। आठवीं पंचवर्षीय योजना पहले कब से लागू होती थी? 1990 से। देश में योजना विहीन वर्ष कौन रहे? 1990, 91, 1991, 92। किस योजना के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास एवं मूलभूत उद्देश्य माना जाता है? तो 8वीं में। 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? 1997 से 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? 2002 से 2007। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 21वीं शताब्दी में भारत एवं आर्थिक महाशक्ति बनाना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कब से कब लागू किया?
7 से 2012। राष्ट्रीय विकास परिषद एनसी 57 बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कब दी गई? 26 दिसंबर 2012 को। आधुनिक भारत के बजट की परंपरा का शुरुआत करने का श्रेय किसे मिला था? जेम्स विलेस को। ठीक है ना। 1921 में किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था? तो अकबरत समिति के आधार पर। अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया? आर के पसमुखम शेट्टी ने। आर के पसमुखम षणमुखम शेट्टी ने। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 26 नवंबर 1947 को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो आर के सब आपके वो षणमुखम ने शेट्टी ने। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्वकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो पूर्वकालिक बजट आपके 1948 से 1949 के मध्य। स्वतंत्र भारत का पूर्व पहले कालिक बजट किसने प्रस्तुत किया गया? आर के षणमुखम ने शेट्टी ने। भारतीय गणराज्य का पहला पूर्वकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया गया? 1950 से 51 में। ठीक है ना। देश के किन प्रधानमंत्री को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने का परंपरा किसने डाली? राजीव गांधी ने। देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने का एकमात्र महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी। ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने गाठे के बजट को अपनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। कार्य या परिणामों को लक्ष्य की प्राप्ति के आधार पर सुसज्जित बजट क्या था? निष्पादन बजट। निष्पादन बजट। पूंजीगत प्राप्तियों के लिए, पूंजीगत भुगतानों के लिए किस बजट सम्मिलित किया गया था? पूंजीगत पूंजी बजट के लिए। किस बजट के अंतर्गत किसी विभाग के अलावा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय एवं प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाए? शून्य आधारित बजट पर। बजट के रूप में क्या कहलाता है कि किसमें बजट लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है या बजट लिंग विशेष के लिए अलग से बजट या प्रावधान किया जाता है? तो जेंडर बजट। जेंडर बजट कहलाता है। ठीक है ना। जेंडर बजट लिंग का इंग्लिश में होता है जेंडर और बजट का हो गया बजट। ठीक है ना। जिस कर से आकादाई उसी व्यक्ति द्वारा दी जाती है जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर कहते हैं। आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर, ब्याज कर, किस तरह के कर होते हैं? तो प्रत्यक्ष कर होते हैं भाई। सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, किस तरह के कर होते हैं? अप्रत्यक्ष कर होते हैं। किसी देश की घरेलू भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेख का वर्ष सभी उत्पादकों, सामान्य निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुएं सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में बाजार मूल्य के योग को क्या कहते हैं? तो सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। महमूद उल हक ने सहयोगी कौन थे? आर के सेन तथा सिंगर हंस थे। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा के प्रतिपादन कब किया गया? तो 1990 में मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल हैं? जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक या सकल घरेलू उत्पादन सूचकांक। आर्थिक संवृद्धि क्या है? सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी प्रतिवर्तन दर। आर्थिक विकास दर क्या है? निर्मल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी परिवर्तन दर। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रारंभिक क्षेत्र में क्या शामिल है? कृषि, पशुपालन, वन उद्योग, लट्ठे बनाना, मछली पालना, खनन और उत्खनन। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र क्या है? परिवहन एवं संचार, व्यापार, होटल तथा जलपान ग्रहण, बैंक तथा बीमा, स्थावर स्थापना, आवास, घरों का स्वामित्व, व्यवसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं, अन्य सेवाएं। ठीक है ना। 1950-51 एवं 1990-91 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर थी आपकी 4.1 यानी कि 4.1। 1991 से 92 2011-12 के बीच भारतीय व्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? 6.9 थी। ठीक है ना। भारत की आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? श्वेत संघ के आधारित है। आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने के लिए श्रेय किस देश को दिया जाता है? श्वेत संघ को दिया जाता है। किस देश को दिया जाता है? श्वेत संघ को दिया जाता है। श्वेत संघ ने पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? कब शुरू की गई? तो 1928 में। भारतीय आर्थिक नियोजन प्रणाली की शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर
वेस्ट सूर्य को दिया जाता है। सर वेस्ट सूर्य को दिया जाता है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था का नामक पुस्तक किसने लिखी? पैनल इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, पैनल इकोनॉमिक्स ऑफ और इंडिया। तो सर वेस्ट सूर्य ने, ठीक है ना। भारतीय नियोजन के संबंधित मुंबई योजना कब सामने आई? जनवरी 1944 से। बम्बई योजना कितने वर्ष थी? 15 वर्ष की। मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जिन योजनाओं में सर्जन किया गया हुआ था एम एन राय 10 वर्षीय जन योजना के कब प्रस्तुत किया गया था? 1944 में। गांधी जी को आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना कब प्रस्तुत किया गया था? अप्रैल 1944 में। गांधीवादी योजना का सर्जन किसे दिया जाता है? तो मन्ना नारायण को दिया जाता है, मन्ना नारायण को दिया जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी। औद्योगिक एवं अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों को नियोजित विकास एवं नियम करना है? 1951। अहिंसात्मक ढंग से शोषणविहीन समाज की स्थापना के लिए मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ? 30 जनवरी 1950 में। सौरोदय योजना का विकास किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। अब कोलंबे योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1957। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? अर्ध संवैधानिक एवं राजनीतिक संस्था है योजना आयोग। योजना एक प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डोमर संबंधी मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना समयावधि क्या थी? 1951 से 1956। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की 1956 से 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालोनोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन स्थापित संयंत्रों की स्थापना हुई? तो राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री एवं चिंतरंजन लोकोमोटिव्स की स्थापना की योजना के दौरान कब हुई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1961 से 66 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था एवं स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाना। किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा? तो तीसरे पंचवर्षीय योजना के कारण। पर वार्षिक योजनाओं किन वर्षों के लिए लागू की गई? तो 1966 से 1966 के बीच में, ठीक है ना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की आरंभ किया गया? तो किसी भी योजना के दौरान नहीं, किसी भी योजना के दौरान नहीं किया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम ध्यान से देखते हैं। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ 1967 के बीच में हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? चौथी पंचवर्षीय योजना की आपकी 1969 और आपकी 1974। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ओपन आपका कंसिस्टेंट मॉडल पर आधारित थी। ओपन कंसिस्टेंट मॉडल किसने तैयार किया था? तो अशोक रुद्र द्वारा एलन मास्रे ने किया था। अशोक रुद्र था, एलन एस मास्रे ने किया था। चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण, एमआरटीपी एवं अधिनियम, बम्पर स्टॉक की अवधारणा किस योजना में लागू की? चौथी में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 को किया गया। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का सर्वप्रथम नारा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1969, ठीक है ना। 1974 से 1969। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कब समाप्त कर दिया गया? 1978 में। किस सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त करने की घोषणा की? जनता पार्टी सरकार ने। जनता पार्टी सरकार द्वारा 6वीं पंचवर्षीय योजना का नाम क्या दिया गया? अवनर्तन योजना, यानी अनवर्तन योजना। रोलिंग प्लान के भारत में कब लागू करने का श्रेय किसे दिया गया? डीटी लकड़ावाड़ा ने, ठीक है ना। किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन योजना
नियोजना की धारणा को लागू किया जनता पार्टी सरकार ने। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? छठी पंचवर्षीय योजना की निश्चित की गई 1978 से 1983। किसान क्रेडिट योजना का शुरुआत कब किया गया? 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किया गया। किसान क्रेडिट योजना, किसान क्रेडिट योजना क्या है कि आप किसान जमीन के ऊपर कुछ लोन दिया जाता है, उसके बदले में आपको एक कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड में क्या होता है कि आपको ब्याज जमा कराना होता है। आप ये नहीं कि आप लोन जमा करा सकते हो, कोई नहीं, कभी ये बोला नहीं जाता कि आपको लोन जमा करा सकते हो। केंद्र सरकार के बजट को चालू खाते के व्यय में कितनी बड़ी मदद मद क्या है? केंद्रीय आयोजक, केंद्रीय अध्यक्ष। भारत सरकार में कुल घाटे में किस घाटे को सर्वाधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। संशोधित मूल्य वितरित कर को किस संबंधित किससे? उत्पाद शुल्क से। संपदा कर भारत का कब लागू किया गया? ब्याज में भुगतान, ब्याज भुगतान। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना करने वाली सर्वोच्च संस्था थी? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय नियोजन एवं रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा? जनता पार्टी सरकार द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाविष्ट आर्थिक विकास। ईसीजीसी का संबंध किसे? निर्वात वित्त एवं बीमा से। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ पर आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ पर। भारतीय विदेशी व्यापारों का संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। भुगतान संतुलन किससे निहित है? दर्श व्यापार में, आदर्श व्यापार में, ऋण में। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया था? विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 2003 में लागू किया था। तो प्लीज़ बताना चाहूँगा आपके 200 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। चलो हम 150 क्वेश्चन इसी में करते हैं। आपको बताना चाहूँगा, अभी वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लो। प्रत्येक कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर वालों के सभी में ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। अब बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करो या ना करो, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, आपसे रिक्वेस्ट है। वित्त आयोग का गठन किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर विजय एल केलकर को। 14वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर वेणुगोपाल रेड्डी को। भारतीय रुपए की पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया? तो डॉक्टर डी उदय कुमार ने। सांबला योजना का दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी किशोरी आधिकारिकता योजना। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को शुरुआत किया गया? 1977 से 78 में। अन्नोदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1977 से 78 में। कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय पहले समाप्त हो गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। याद रखना, बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को, कहीं एसबीआई मत करके आ जाना। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। किस विदेशी मुद्रा को शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति को उससे क्या कहा जाता था? गर्म मुद्रा कहा जाता था। MXC SX क्या है? एक स्टॉक एक्सचेंज है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष का अनुपात में कमी आ जाती है तो इसका मुख्य साख सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ा? वृद्धि होती है। ठीक है ना। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर आपको बता दूं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भूमि इनकर्षकों को एवं श्रमिकों को रोजगार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? RLGP, ठीक है ना। शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश के लेन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। ठीक है ना, देन है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने शून्य आधारित बजट तकनीकी का अपनाया? तो आंध्र प्रदेश ने। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में लागू की गई? तो आपको बता दूं, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। राजकोषीय घाटे एवं बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। किस पंचवर्षीय योजना के स्वरूप किसने तैयार किया था? किस पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किसने तैयार किया था? PC महानोबिस ने किया था। कौन सी योजना काल में दशक में कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक सफल माना जाता है? 1980 के दशक में। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? 2005 में। सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे
सारी अर्थव्यवस्था, कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि अध्ययन किसमें किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में। आय एवं रोजगार का सिद्धांत किसने दिया? समष्टि तथा अर्थशास्त्र ने। किसने दिया? समष्टि तथा अर्थशास्त्र ने। केवल एक आर्थिक इकाई एवं आर्थिक क्रिया जैसे एक व्यक्तिगत ग्रस्त एवं नमक कि एक के लिए मांग अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे छोटे से समूह जैसे बाजार, नमक के लिए मांग आदि अध्ययन किसी में किया जाता है? तो व्यक्ति अर्थशास्त्र में। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का क्या प्रतिपादन किसने किया था? जॉन टीनवर्जन ने किया था। जॉन टीनवर्जन ने किया था। जीवन के भौतिक गुणवत्ता एवं सूचकांक का वैज्ञानिक रूप प्रस्तुत करने के लिए विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो मॉरिस डी मोटिस को दिया जाता है। मॉरिस डी मोटिस को दिया जाता है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो पाकिस्तान अर्थशास्त्री मोहम्मद उल हल ने किया। मोहम्मद उल हल ने किया। केंद्र एवं राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता? तो वित्त आयोग करता। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण कौन करता? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता। उत्पादन में सबसे अधिक गतिशील कारक कौन सा है? तो पूंजी है। ठीक है ना। किस उद्यमी ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या होता है? जोखिम उठाना। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जोखिम उठाना। बिल्कुल। कागजी मुद्रा जारी करने से पूर्ण अधिकार किसे प्राप्त हो? रिजर्व बैंक के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1939 में किया गया था भाई। 1949 में किया गया था, सॉरी। भारतीय रिजर्व बैंक की खुली कार्यवाही के अर्थ कार्य एवं विक्रय क्या है? तो सरकारी बांडों का। ठीक है ना। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है? ब्याज की दर कम होना। सरकार अर्थपाय ऋण कहाँ से लेती है? रिजर्व बैंक से। प्रति व्यक्ति आय याद करने के लिए कुल आय को किस भाग दिया जाता है? तो देश की कुल जनसंख्या में। कुल जनसंख्या से। मुद्रा स्वयं को मुद्रा निर्माण करती है, तो ये कथन किसका है? काउ काउ जोर उम्र का। किसका है? क्रो उम्र का। क्रो उम्र का। जिस मुद्रा का शीघ्र पलायन करने में प्रवृत्ति हो उसे क्या कहलाती है? तो गर्म मुद्रा कहलाती है। हिंदू वर्दी दर किससे संबंधित है? जीडीपी से। भारतीय राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। भारतीय राष्ट्रीय आय समूह का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता? जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कहाँ क्या है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का तुल्य किस और कीमत स्तर के बीच में क्या संबंध है? प्रतिविलोम। स्टेपलेंस की स्थिति क्या कहते हैं? गतिरोध एवं मुद्रास्फीति। आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समतुल्य अमेरिकी डॉलर के रूप में एवं अन्य किसी मुद्रा के रूप में घोषित करना होगा। पोलैंड स्ट्रोंगिंग के रूप में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हो? 1950 में। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में। भारतीय प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 नई दिल्ली से। योजना की अवकाश कब तक आ जाता है? 1966 या 1969। ठीक है ना। भारतीय वित्त वर्ष कब प्रारंभ किया गया था? 1 अप्रैल को। भारतीय केंद्रीय बैंक का कौन सा है? रिजर्व बैंक। 1 रुपये नोट जारी कौन करता है? वित्त मंत्रालय। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के होते हैं। ठीक है ना। पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक। मैंने पहले बताया था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में। 1894 में। भारतीय पेर्शियन बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। सॉरी 21 में। सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 261। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला मोबाइल बैंक आपका खारगोन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना कब स्थापित हुई? 2 अक्टूबर 1975 में पहला ग्रामीण बैंक हुआ था। देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो प्रथम बैंक आपका देश का पहला ग्रामीण बैंक है। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। क्या नाम है? राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। कौन सी बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है? तो ग्रामीण विकास बैंक कराता है। कौन सी कराता है? ग्रामीण विकास बैंक कराता है। भारतीय जीवन बीमा का निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? तो सहकारी साख संगठन का शुभारंभ आपका
1904 में हुआ। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो एग्जिम बैंक है। कौन सा है? एग्जिम बैंक है। भारत के रुपये का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ? 1939 में। ठीक है ना, 1949 में। ठीक है ना। वे कौन सा बैंक है जिन्होंने किसानों को अपने तक पहुंचने के लिए आसान बनाने के लिए किसान क्लब क्षेत्रीय बनाया? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई 1956 में। भारत में नोटों द्वारा नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? न्यूनतम आश्रित प्रणाली। भारतीय मुद्रा का पूर्ण परिवर्तन कब बनाया गया? तो 1993 से 94 केंद्रीय बजट द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। किसी वस्तु को बेचने अथवा बिंदु का अर्थशास्त्री कहते हैं? उपभोग बिंदु कहते हैं। भारत की मुद्रा की पूर्ति के नियंत्रण कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। प्रत्यक्ष विनियम क्या है? वस्तु विनियम प्लस मुद्रा विनियम। मुद्रा के माध्यम से किया जाने वाला विनियम कौन सा? तो विक्रय विक्रय है। ठीक है ना। कौन सी क्रिया उत्पादन एवं उपभोक्ता के बीच में कड़ी कहलाती है? विनियम। वस्तु के विनियम एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसे क्या कहा जाता है? मांग बराबर पूर्ति। भूमि के उपयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाने वाला पुरस्कार क्या कहा जाता है? लगान। ठीक है ना। कौन सा उत्पादन प्रकृति के निःशुल्क उपहार है? भूमि। ब्याज क्या है? ब्याजा अपने व्यवसाय के जोखिम उठाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? भाई देखो, इसमें थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हो सकती है, टाइपिंग में हो जाती है यार, इतनी ज़्यादा तो नहीं है, पर सांस ही। ब्याज किस साधन के बदले दिया जाता है? पूंजी के बदले। ठीक है ना। प्रत्यक्ष कर कौन सा कर है? आयकर है भाई। कौन सा कर राज्य सरकार लगाती है? तो व्यापार का राज्य सरकार लगाती है। नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? गृह कर है। ठीक है ना। भारत की जनसंख्या आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। हस्तकर्ता उद्योग का उदाहरण क्या है? कुटीर उद्योग है भाई। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? संसाधनों का उचित उपयोग करना। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? संसाधनों का उचित उपयोग करना। भारतीय विधिग्रह मुद्रा क्या है? रुपया भाई, रुपया। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा बंद करके नई मुद्रा का चालन क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। स्वतंत्रता के बाद कितनी बार रुपयों का अवमूल्यन हुआ? तो 3 बार रुपयों का अवमूल्यन हुआ। देश की सबसे बड़ी वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक है। किसी वस्तु को एक इकोमार्क्स चिन्ह का द्वारा क्या दर्शाता है? पर्यावरण की दृष्टि से उन्मूलन। भारत की प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1988 में हुई। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। मुद्रास्फीति किसे रोका जा सकता है? बजट प्रत्यक्ष कराधानों की वृद्धि, सरकारी व्यय की कटौती। शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण कौन करता है? तो सेबी करता है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी? एम वेंकटसूर्या ने लिखी। केंद्र सरकार ने सबसे निवल राजस्व की प्राप्ति कहाँ से हुई? सीमा शुल्क से हुई। उपभोक्ता को बचाने हेतु सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। भाई बताना चाहूंगा, आप ये 350 क्वेश्चन पूरे कराऊंगा। केंद्रीय एगमारक की प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर में। केंद्रीय एगमारक की प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर में। विश्व का सबसे अधिक सहकारी संस्थान किस देश में? भारत में। राष्ट्रीय आय सामाजिक लेखांकन गणना करने की विधि का विकास किसने किया था? रिचर्ड स्टोर ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड स्टोर ने किया था। जब किसी वस्तु को वास्तविक मूल्य के बजाय मुद्रित मूल्य की प्रतिक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो मुद्रा प्रभाव कहते हैं। मुद्रा प्रभाव कहते हैं। शाक मुद्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शाक मुद्रा को अन्य ऐच्छिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। देश का आयात निर्यात से संबंधित भुगतान किस देश को कहते हैं? तो व्यापार शेष को कहते हैं। सुपर 301 क्या है? अमेरिकी व्यापार कानून धारा। भारत के कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी 1952 में। गोल्डन हैंड सेक्स स्कीम किससे संबंधित है? स्वेच्छा सेवानिवृत्ति से संबंधित है। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पादन सीमा शुल्क बोर्ड एवं प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना की गई थी 1963 में। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी क्या कहलाता है? श्वेत पत्र कहलाता है भाई। मंड इंडिया एवं तेजाड़िया शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ होना। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? विकासशील देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र में हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय घरेलू उत्पादन में सबसे अधिक है? तृतीय क्षेत्र में। कार्य शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भारतीय कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगता है? तो 52%। भारतीय बेरोजगारियों के आंकड़े में कौन सा एकत्रित प्रकाशित करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है भाई। संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे लोगों का आकलन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर। अन्नोदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबी में से अधिक गरीब की मदद करना। गरीबों में से अधिक गरीब की मदद करना। कुटीर ज्योति योजना क्या है? गरीब क्षेत्र में ग्रामीण रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत सुविधा उपलब्ध देना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? विश्व बैंक का। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? आयात निर्यात। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में संबंध बेरोजगारी है। भारत में निर्धनता के स्तर कहाँ दिखाई पड़ती है? भारत में निर्धनता के स्तर को आकलन किससे किया जाता है? तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो हरित सूचकांक आपका संकुचन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सार्वजनिक एवं निजी में से किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। भारतीय में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नेहरू जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कृषि आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक पर आधारित माना जाता है? तो कृषि ग्रामीण क्षेत्रों के सूचकांक पर। सर्वोदय योजना का संस्थापक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। वेट किससे प्रकाश करता था? अप्रत्यक्ष कर पे। भारत वेट कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2005 को। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? नासिक में। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है स्थित है? नासिक में स्थित है। नरसिंह समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सुधार से। बुल एंड बियर के शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है भाई। मुद्रा की मात्रा कमी को क्या कहलाती है? तो मुद्रा का संकुचन कहलाती है। जिस नीति को देश ने केंद्रीय बैंक परिणात्मक गुणवत्ता एवं उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते थे? मौद्रिक नीति कहते हैं। जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज़्यादा होता है तो अर्थव्यवस्था पर क्या असर होता है? घाटे की अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब किसी अव्यवस्था को कीमत समयतानुसार प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? गवांग कहते हैं। जब किसी देश की जनसंख्या की जन्म दर पर्याप्त कमी ना हो तो उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। आर्थिक वृद्धि दर का आधार है उत्पादन। तो ये 348 क्वेश्चन टोटल थे। तो मैंने बता दिया था कि आपको 350 क्वेश्चन कराऊंगा। 2 क्वेश्चन मैंने पहले बता चुका हूँ। तो आपको एक क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और डेली लाइव क्लास लेकर आना ना भूलना। आपको 8 बजे रात को डेली लाइव क्लास आती रहती। तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।